हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास होने जा रही है और पैरेलली आपकी इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लासेस चल रही हैं। साइंस की क्लास चल रही है, आपकी हिस्ट्री खत्म हो चुकी, आपकी पॉलिटी खत्म हो चुकी, तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें जितनी कंप्लीट हुई है उसकी दोगुनी चीज़ें आपकी इस मंथ कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है, तो अगस्त माह तक आपको पता है कि जीएस की सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हम लोग कंप्लीट करा लेंगे। सितंबर से कुछ अलग कुछ नया करेंगे और अक्टूबर में तक आते आते इतनी कोशिश करेंगे कि किसी का भी प्रीलिम्स जो कंटिन्यू होगा अपनी तैयारी में नहीं ही रुकेगा। अब एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा, देखो यार, अगर ढिलवाई करोगे तो प्रीलिम्स नो डाउट रुक जाएगा। अभी जिसका 40-45 मिनट जा रहा है ना, वो भी प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। आपको 8 घंटे 10 घंटे देने पड़ेंगे, थोड़ा सा रटने पे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे, क्वेश्चन के इन पे काम करना पड़ेगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी खुद को तैयार करोगे, उतना निखरोगे। सीधी सी बात है, एक समय काल की प्रक्रिया है, अभी भी समय है, बट 8 to 10 आवर देना पड़ेगा आपको। नहीं दोगे तो नेक्स्ट ईयर भी आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी होगी। प्रीलिम्स की तैयारी तो जो एसडीएम नहीं बनेंगे वो सब करेंगे। बेटर है कि भैया कि कौन रिजल्ट लेके करता है, कौन मेंस लेके करता है, कौन इंटरव्यू लेके करता है और कौन बिना प्रीलिम्स निकाले करता है। तो बेटर है कि एफर्ट, एटलीस्ट एफर्ट करके दो। ठीक है, एटलीस्ट एफर्ट करो ताकि लगे यार कि हाँ, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, जस्ट रुके हैं, परिश्रम में कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से प्रीलिम्स रुक गया। अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, आज हमारा टॉपिक है सौरमंडल। सौरमंडल हमारा टॉपिक है, इसको करते हैं। ठीक है, अब बात देखिए, देखो सौरमंडल वैसे तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सौरमंडल क्या है? सूर्य, जितने सूर्य की परिक्रमा कौन लगाते हैं? ग्रहों की परिक्रमा कौन लगाते हैं? उपग्रह। ठीक है, तो जितने भी ये चीज़ें हैं, इन सभी लोगों को मिला के क्या होता है? एक सौरमंडल तैयार होता है। यानी बहुत बड़ा, इसमें धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, सभी के सभी इसमें क्या होते हैं? उल्कापिंड शामिल होते हैं। तो सौरमंडल क्या होता है? एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो पीटी में एक क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान देना, ये कभी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप लोग इजिली कर लेना। अब हम लोग आते हैं, अभी आएगा तो आगे करा देंगे। देखो, इन 2006 में एक परिवर्तन होता है। हमारे पास वर्ष 2006 से पहले क्या था? टोटल हमारे पास 9 क्या थे? टोटल 9 हमारे पास ग्रह थे, 9 ग्रह थे। लेकिन इन 2006 वर्ष 2006 में एक डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ये होता है कि जो आईएयू है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है, उसकी 26वीं मीटिंग होती है मध्य प्राग चेक गणराज्य में। ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन मैच दी कॉलम में, भैया मध्य प्रयाग चेक गणराज्य का मतलब मध्य प्रयाग कहाँ पे है, या मध्य प्रयाग चेक गणराज्य की किस लोकेशन पे 26वीं मीटिंग हुई थी। तो ये फैक्ट्स दिमाग में रखना, आयोग ऐसे फैक्ट्स देती है। ठीक, तो टोटल 9 थे पहले, लेकिन जब प्लूटो क्या किया जाएगा? प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से हटा देगी। आईयू कहेगी कि भाई हमारी परिभाषा में प्लूटो एक ग्रह के रूप में नहीं सेट हो रहा है, तो भैया हम इसको रिमूव करें, इसको निकालना है। तो हमारे पास 2006 से क्या होता है? ग्रहों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। टोटल 8 ग्रह होते हैं। अब ये जो 2 ग्रह हैं, इनके बारे में क्वेश्चन क्या आता है? एक तो सूर्य से इनकी दूरी के अनुसार इनका क्रम पूछ लेता है, इनके आकार के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इनके द्रव्यमान के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और वगैरह वगैरह। हमको पता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य का क्या होता है भाई? कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक, तो सूर्य की जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या होता है? वो नाभ की संलयन होता है। नाभ की संलयन देखोगे, हाइड्रोजन के जो अवयव होते हैं, जैसे ड्यूटेरियम क्या होता है? आपस में जुड़ के हीलियम बनाते हैं और कुछ एनर्जी जनरेट होती है। तो नाभ की संलयन, वो नाभ की संलयन क्या है? कि सूर्य की ऊर्जा का उस क्या है? कारण बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, जैसे जैसे हम लोग हमारा सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी तो हमारे पास ग्रहों का क्रम क्या था है भाई? बुध आएंगे, बुध के बाद से शुक्र के बाद से क्या है? पृथ्वी के बाद से मंगल के बाद से आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हमारे पास ये क्या है? ये टोटल 8 ग्रह है। आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा 2 ग्रहों के बीच में। जैसे अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, यहाँ पे एक ग्रह आपको मंगल देखने को मिला है और एक ग्रह यहाँ पे क्या देखने को मिला है? बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी आपको देखने को मिलेगी, जिस पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह पट्टी के नाम से या क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पाया जाता है? तो भैया क्षुद्र ग्रह बेल्ट आपका पाया जाता है कहाँ पे? तो ये पाया जाता है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में। ओके, ये चीज़ जान देंगे। ये चीज़ हमारा हो गया। और कूपर बेल्ट आपके क्या पाते हैं? तो आफ्टर प्लूटो के बाहर आपकी कूपर बेल्ट पाई जाती है। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन जो दिख रहा है वो हो गया। आप बोलोगे सर ये जो तीर बनाया हो, ये तीर क्यों बनाया हो? तो देखो भैया, इस तीर को बनाने के पीछे क्या है? कुछ कॉन्सेप्ट है। हम लोग ग्रहों के नेचर के आधार पे उनको कुछ नाम देते हैं। जैसे हम लोग उनको पार्थिव ग्रह कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं, और गैसीय ग्रह मतलब गैसियस, ठीक है, और जोवियन का मतलब जोवियन ही होता है। ठीक है, तो पार्थिव
गैसीय और जोवियन ग्रह के रूप में डिवाइड करते हैं। अब पीटी में देखो गैसीय ग्रह के ऊपर तो क्वेश्चन आ चुका है, ये नहीं पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह है, बल्कि ये पूछा था कि ये गैस है, ये गैसें किस ग्रह में पाई जाती हैं, उसका एक ब्रांच था, 2-3 ग्रह का नाम था एक एक ऑप्शन में, तो उस किस गैस समूह में पाई जाती है ये गैसेस, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जनरल देखो गैसीय ग्रह, आप जब बृहस्पति से आगे बढ़ते हो तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गैसीय ग्रह के नाम से, इन ग्रहों को हम लोग गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। ओके, और पार्थिव ग्रह क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो क्या हो, सॉलिड हो, लाइक अर्थ, यानी पृथ्वी के समान सॉलिड हो, ठोस हो, जैसे मरकरी, मरकरी मीन्स बुध, वेनस मीन्स शुक्र, और मार्स मतलब मंगल। तो यानी ये वो एग्जांपल है, ये क्या है, ये पार्थिव ग्रहों के एग्जांपल आपको बन के आ जाते हैं। तो ये आपके क्या हो गया, ये आपके हो गए पार्थिव ग्रह। ओके, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पार्थिव ग्रह। अब इसके आगे समझते हैं, गैसेस ग्रह समझ लिए, पार्थिव ग्रह समझ लिए, यहाँ पे अगला आपका है जोवियन ग्रह। जोवियन जो ग्रह है जुपिटर से एक्चुअली ये निकला हुआ है, तो लाइक जुपिटर, यानी जिन ग्रहों की प्रकृति क्या होगी, जुपिटर के समान होगी, उनको हम लोग कहते हैं जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं। अब देखो पीटी में एक बार यहां से क्वेश्चन बना दिया है, लेकिन ध्यान देना है पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाया है। जो चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन बन के आ जाए, यूपीपीएससी ने यहां से क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है। अब देखो ये चीज हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार दूरी के अनुसार क्रम तैयार करते हैं। तो दूरी के अनुसार एक बार क्रम ऐसे तैयार कर लेना है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, एक 2-4 बार बोलोगे वो तैयार हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, बहुत ईजी तैयार हो जाएगा। अब एक चीज समझो भैया, यहां पे सूर्य है, तो सूर्य के पास क्या है, सूर्य के पास टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या होगा, दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, जो टेम्परेचर है उसमें क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। सीधी सी बात, सीधी सी बात ना भाई, दूरी बढ़ेगी तो टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी। अर्थात सूर्य से जैसे जैसे ग्रहों का दूरी बढ़ेगा, उन ग्रहों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, ठीक है, पूछा कि इस जैसे किसी से तुलना करके पूछा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, एग्जामिनर ने ऐसा बना भी सकता है और बनाया हुआ भी है। जैसे मान लो उसने क्या किया कि शनि ग्रह को एज ए एग्जांपल ले लिया, वो कहा कि निम्नलिखित कथनों में से, निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट क्या देता है कि शनि, ठीक है, शनि ग्रह अरुण से गर्म है, हॉट है, वरुण से हॉट है, ओके, बृहस्पति से हॉट है, और मंगल से ठंडा है, ऐसा कुछ कर दे। अब आपको क्या है, इनमें से सही गलत निकालना है। तो जाहिर सी बात है भैया, शनि के जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, शनि से जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी अरुण, वरुण और प्लूटो पे जाओ, प्लूटो तो कह रहा ठीक है, अरुण वरुण पे जाओगे तो क्या दूरी बढ़ रही है, तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी, टेम्परेचर में कमी देखने को मिलेगी। जैसे से इधर जाओगे शनि के, तो सूर्य से नजदीकी बढ़ेगी, सूर्य से नजदीकी बढ़ेगी तो इन ग्रहों का टेम्परेचर शनि से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये चीज आपको तैयार करना होगा। अब इसके लिए आप क्या करते हो, जब हम लोग याद करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को अरेंज करते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेम्परेचर वाला क्वेश्चन भी यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, टेम्परेचर वाला क्वेश्चन भी। अब देखो दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम पे एक और भी क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस तरीके से पूछता है कि भैया कि ये थोड़ा थोड़ा मैं मिटा दूं, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा, ताकि समझाना आसान रहे। ये कूपर बेल्ट की वजह से इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, बाकी इसको मिटा देता हूँ। ओके, थोड़ा स्पेस हो जाएगा, समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन और क्या पूछता है, क्वेश्चन एक टाइप का ऐसा आता है, पूछेगा कि शुक्र की एक दूसरी पेन का कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये पेन सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ऐसे शुक्र ग्रह पूछ लेगा कि भाई कि शुक्र ग्रह की अवस्थिति के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में, कहाँ पे स्थापित है, लोकेटेड कैसे पे है। तो शुक्र ग्रह वैसे कहाँ लोकेटेड है, बुध और पृथ्वी के बीच में लोकेटेड है, ठीक। आप वो चाहे बुध और मंगल के बीच में बोले तो भी शुक्र और पृथ्वी दोनों बुध और मंगल के बीच में स्थित है। लेकिन होता क्या है, अब देखो एक तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, स्टेटमेंट देगा कि शुक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, यह बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है, यह पृथ्वी और मंगल के बीच में स्थित है, यह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, ओके, यह बृहस्पति और शनि के बीच में स्थित है। ऐसे स्टेटमेंट बना सकता है। तो आप जब ग्रहों का क्रम याद करते हो तो इस टाइप के भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो। इसको याद नहीं करना किसके किसके बीच में स्थित है, बस आपको दूरी का ये क्वेश्चन याद करना है। तो यानी सिंपल सी बात है, अगर हम अपने को एक फैक्ट तैयार कर लें, ये वाला फैक्ट जो कि आप में से मैक्सिमम को याद भी होगा,
तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इसके बाद से सेकेंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो आता है आकार के अनुसार क्वेश्चन, ठीक है, आकार के अनुसार क्वेश्चन। अब आकार के अनुसार कैसे तैयार करना होगा, ध्यान देना। आकार के अनुसार देखो, तो सबसे बड़ा आकार किसका है, तो भाई सबसे बड़ा आकार जो है वो आपका बृहस्पति का आकार है। बृहस्पति का आकार क्या है, सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति सबसे पहले लिख दो, बृहस्पति सबसे पहले लिख दो। और बुध दिखने से भी, अब देखो ये बुध कितना छोटा सा दिख रहा है, बुध क्या सबसे छोटा है, लास्ट में लिख दो। अब देखो जैसे जैसे आप बुध से राइट जाओ, सॉरी बृहस्पति से राइट जाते हो, ऊपर देखो इधर जाते हो, बृहस्पति से आप जैसे जैसे क्या किए, राइट गए। तो जब आप बृहस्पति से राइट जाओगे तो आपको ग्रहों की आकार का क्रम देखने को मिलेगा। बृहस्पति से छोटा कौन है, शनि, शनि से छोटा आकार में कौन है, अरुण, अरुण से छोटा आकार में कौन है, वरुण। आप देखो ये क्रम है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो पहले 4 का क्रम याद करना आपको, तो केवल दूरी के अनुसार जब तैयार करोगे तो 4 का क्रम तैयार हो जाएगा। अब आपके पास जो बीच में है ना, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ये क्रम बदल जाते हैं। हमको क्या लगेगा भाई, इसके वजह से लेफ्ट जाना चाहिए होगा। आप दिमाग में ये लिखो ना कि इसके वजह से लेफ्ट जाना चाहिए होगा, तो लेफ्ट में तो पहले मंगल आ जाता है, ठीक है, और फिर क्या आता है, पृथ्वी आती है। लेकिन पृथ्वी वरुण के मतलब लेफ्ट साइड में सबसे पहले पृथ्वी आती है, लेफ्ट साइड में मंगल ना पहले आके आकार में पृथ्वी आती है, ठीक है। और बुध तो सबसे छोटा हो ही गया, ठीक। इसके वजह से शुक्र आता है, मंगल आता है, फिर बुध आता है। तो मंगल और बुध मतलब आकार में दिमाग में रखना कि मंगल और बुध एक साथ है, क्योंकि बुध लास्ट है तो मंगल उसके पहले आएगा, ठीक। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आकार के क्रम को भी तैयार कर लोगे। अब जब आपको आकार का क्रम तैयार हो जाएगा तो देखो आप द्रव्यमान, आकार और द्रव्यमान लगभग हम लोग कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि भाई जिसका आकार ज्यादा उसका द्रव्यमान ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन ठीक है, मोटी मोटी स्थिति यही है। अब समझो बात को। अब यहां पे देखो आपको सेम क्रम मिलेगा, जो आकार का क्रम है, जो आकार का क्रम है, आकार का क्रम इज इक्वल टू, ठीक है, द्रव्यमान का क्रम, द्रव्यमान का क्रम टोटली नहीं इक्वल टू है। अंतर कहां पे है, यहां पे अरुण और वरुण है। आपको क्या करना होगा, बस अरुण और वरुण के स्थान को आपको बदल देना होगा। अरुण और वरुण को लेके आओ अरुण की जगह पे, अरुण को ले जाओ वरुण की जगह पे। आप देखो बस यही अंतर है, यहां पे ध्यान देना। बृहस्पति, ये ध्यान दो, बृहस्पति आकार में भी पहले, द्रव्यमान में भी पहले। शनि, अरुण, वरुण को छोड़ दो, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, सेम है। अंतर समझ के कहां पे है, तो यानी ये भी एक अपने दिमाग में कौन सा। अब तो देखो फैक्ट क्या करना है, फैक्ट आप बोलोगे सर इतना सारा याद करना है, नहीं, आपको केवल दूरी के अनुसार ये वाला फैक्ट याद करना है। ये फैक्ट आपको तैयार करना था, दूरी के अनुसार वाला ये फैक्ट तैयार करना था। बाकी सब चीजें आप गए कि बहुत अनुप्रयोग के दम पे कर जाओगे, बस अनुप्रयोग के दम पे, ओके। अच्छा ये हो गया। अब यहां पे एक टॉपिक मैंने लिखा है गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में। गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में वैसे तो यूपीपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके पे अदर आयोग ने क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, यूपीएससी ने भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, बट यूपीएससी ने बनाया तो चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक। अब देखो गोल्डीलॉक्स जोन होता क्या है, ठीक है, तो गोल्डीलॉक्स जोन होता है जैसे मान लो कि तारा है, कोई ग्रह है, अगर वहां पे गोल्डीलॉक्स जोन है मीन्स क्या है, वहां पर सरफेस वाटर मौजूद है, सरफेस वाटर मौजूद है। यानी हमने कोई समय के साथ हम लोग क्या करते हैं कि ग्रहों के ऊपर कई सारे प्रक्षेपण यान भेजते हैं, तो उन अंतरिक्ष यानों से हमसे क्या मिला, हमने देखा होगा कि रिजल्ट आता है कि भाई कि आइस कोर मौजूद होने के साक्ष्य मिल जाते हैं। आइस कोर यानी हिमानी, ठीक है, या बहुत बड़े बड़े जो हिम चादर है वो देखने को मिल जाते हैं। अब आइस कोर मौजूद है मतलब वाटर के सोर्सेज मौजूद है, सरफेस वाटर मौजूद है, और हमको पता है ये पीने योग्य वाटर है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, और यही वाइस कोर क्या होती है, सोर्स होते हैं रिवर वाटर के सोर्सेज होते हैं। अच्छा हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि दुनिया की जितनी सभ्यताएं जन्म ली, उन सारी सभ्यताओं का जन्म क्या होता है, वाटर के किनारे होता है, किसी न किसी नदी के किनारे। आप पूरा पाषाण काल से उठाओ, जब हम लोग थोड़ा सा आवास बनाना स्टार्ट करते हैं तो नदी के किनारे तो आवास बनाते हैं। सिंध घाटी सभ्यता का नाम सिंध क्यों पड़ता है, सोच जाओ बस। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि रिवर्स क्या होती हैं, जीवन का स्रोत होती हैं। तो जीवन के सोर्सेज यानी जीवन की अनुमान वहां पे मौजूद है। जब तक ठीक से स्टडी नहीं हुआ था तब तक माना जाता था कि गोल्डीलॉक्स जोन ओनली अर्थ, केवल पृथ्वी पर मौजूद है।
लेकिन समय के साथ ये भ्रम टूट जाता है। जितने हमारे प्रयोग हुए विश्व जगत में, तो पता क्या चला, यूरोपा क्या है, चंद्रमा है। बताओ किस ग्रह का चंद्रमा है, और मंगल, इन दोनों पे गोल्डीलॉक्स जोन्स देखे गए, अर्थात हिम चादर जैसी कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। यहां पे एक और पर्सनालिटी आपके नाम होगा स्क्रीन पे, उन पर्सनालिटी का नाम क्या है, नाम है कॉपरनिकस। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। कॉपरनिकस क्या बोलते हैं, एक तो जो भ्रम है, जो मिथ्या है, वो तोड़ते हैं। हालांकि कॉपरनिकस के पूर्व इस मिथ्या को आपके वराहमिहिर ने तोड़ रखा था। वराहमिहिर जी ने तोड़ रखा था। क्या मिथ्या थी? वराहमिहिर ने इस स्टेटमेंट को, जो कॉपरनिकस का स्टेटमेंट है, उसे वराहमिहिर ने भी दिया था, बहुत पहले, हजारों साल पहले दिया था। तो कॉपरनिकस की एक बुक है जिसका नाम है लिटिल कमेंट्री। इस लिटिल कमेंट्री में वो बताते हैं कि भैया जो सन है, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो सूर्य का चक्कर अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? अर्थ लगाती है, पृथ्वी लगाती है, ना कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य लगाता है। ओके, सेकंड चीज वो क्या बोलते हैं, सेकंड चीज यानी, और अर्थ का चक्कर कौन लगाता है, तो चंद्रमा लगाती है। ओके, ये बात ऑलरेडी वराहमिहिर सामने ही बोल चुका है। तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये जानकारी किसने दी, तो कॉपरनिकस ने दी। ये 5-6 बार क्वेश्चन बन गया डिफरेंट आयोग में। यूपीएससी ने पृथ्वी की संरचना के ऊपर इसी बीच में मैंने देखा कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो यहाँ पे, हालांकि इसको भूगर्भीय संरचनाओं में कर सकते थे हम लोग, लेकिन चूंकि मुख्य घटना चक्र में इसी में दे दिया था, तो हम लोग यहीं देख लेते हैं। पृथ्वी की संगठन देखोगे आप लोग, तो आयरन उसमें सर्वाधिक पाया जाता है, फिर O2 यानी ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन पाया जाता है। तो अगर क्रम पूछ दे तो आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, IOS, आईफोन, ठीक है, एंड्रॉयड नहीं, ठीक है, IOS। अब हम लोग आते हैं, तो यानी हम लोग ये चीज समझ गए। भैया एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जूम कर देता हूं, ये होमवर्क है क्वेश्चन, ये होमवर्क है। इस होमवर्क को जिन जिन दोस्तों ने अब तक की क्लासेस जिनको समझ में आ गई, उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक, बिना नकल के। ये पढ़ा चुके हैं अभी ऊपर, जब हमने समझा है तो इन्हीं चीजों को समझा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दो। तो भैया पहला 18 मिनट की क्लास में सौरमंडल आपका खत्म हो जाता है। हालांकि हमारा काम है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, तो हम पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ओके, हाँ, यहां पे एक डेंसिटी के संदर्भ में, तो देखो ग्रहों में जो सर्वाधिक डेंसिटी पाई जाती है वो किसकी होती है, वो अर्थ की होती है। 5.5 से सबकी डाउन होती है। सर्वाधिक डेंसिटी का आप सोचिए कि भाई किस ग्रह में की मैक्स डेंसिटी होती है, यानी घन तो किसका सर्वाधिक है, तो वो आपका है अर्थ का, पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, किसका, अर्थ का। ये एवरेज डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी है। ओके, इसी जगह हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन करने पे आते हैं। ये क्लास पहले मैं ले रहा था कभी कभी, चलो ठीक है, पहले नेट ऑफ कर देते हैं, क्यों कोई कभी हो जाता है व्हाट्सअप खुला रहता है स्क्रीन पे, मतलब मैकबुक में है, तो कोई कॉल कर देता है तो स्क्रीन पे कॉल आ जाती है और वो क्लास को क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है। चलो हम लोग आते हैं यहाँ पे 1992 में देखो एक क्वेश्चन बन के आया हुआ है कि भैया सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो भैया हमने पहले क्या बताया कि टोटल पहले कितने ग्रह थे, 9 ग्रह थे। 2006 में एक को निकाल दिया गया। अब हमारे पास ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सत्य कथन बताना है। तो अब नेचर दे रहा है, कह रहा है कि ग्रह प्रकाशहीन होते हैं। क्या ग्रह में प्रकाश नहीं होता है, चमकते नहीं ग्रह? तो स्टेटमेंट ये गलत है, चमकते हैं। ग्रह क्या होते हैं, प्रकाशवान होते हैं। तो दो, ठीक है, 2 स्टेटमेंट प्रकाशहीनता के ऊपर दिया, 2 स्टेटमेंट प्रकाशवान के ऊपर दिया है। ठीक है, ध्यान देना। अब बताओ कि सॉरी, ठीक है, ध्यान देना। तो ग्रह क्या है, हाँ 2 स्टेटमेंट प्रकाशवान के ऊपर दिया, नहीं प्रकाशहीन के ऊपर दिया। एक स्टेटमेंट क्या है, वो दिया है 2 स्टेटमेंट प्रकाशवान के ऊपर। अब देखो क्या होता है, ठीक है। तो भाई ग्रह क्या होते हैं, ग्रह आप देखोगे ये अप्रकाशवान होते हैं लेकिन चमकते हैं। क्यों चमकते हैं?
क्योंकि सूर्य से जो इनको ये क्या करते हैं भाई, सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो सूर्य से ये कुछ प्रकाश प्राप्त कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये चमकते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है, चमकते हैं। तो स्टेटमेंट आसान था, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है कि सूर्य के निकटतम ग्रह, अब ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, करना तो पड़ेगा नहीं। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह और सौरमंडल का मंदम गति करने वाला ग्रह। ठीक है, धीरे, स्लो, यानी उसकी परिक्रमा में कौन लंबा समय लेता है। ठीक है, अब देखो तो भैया सबसे चमकीला ग्रह, नो डाउट कि ये एक फैक्ट आपको नहीं बताऊंगा, याद कर जाना। सबसे चमकीला ग्रह आपका क्या है, शुक्र आपका सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, बाकी आपको बृहस्पति के बारे में पता है, बुध के बारे में पता है, शुक्र के बारे में पता है। तो मंदम गति वाला ग्रह कौन होगा, जो लॉन्ग टाइम सबसे अधिक सॉरी समय लेगा सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने में क्या करेगा, जो अधिक समय लेगा। ठीक है, जो अधिक समय लेगा। ठीक, तो वरुण की डिस्टेंस चूंकि ज्यादा है। अब देखो, जैसे मान लो कि सूर्य के नजदीक भैया कोई है, जैसे मान लो बुध है, तो बुध को इतना ही चक्कर लेना पड़ेगा, आ जाएगा। अब मान लो वरुण यहां पे है, तो वरुण का तो जो पाथ होगा वो बड़ा होगा ना, तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, अब यहां पे ये नहीं लिखा है, यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा था, सौरमंडल का मंदतम यानी सर्वाधिक धीमी गति करने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो मंगल नहीं है, मंगल नहीं है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, वरुण या नेपच्यून। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, तो जस्ट अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर बी बुध। निम्नलिखित अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में कौन सा बिना उपग्रह के, यानी जिनकी कौन सा ऐसा है जिनके पास कोई उपग्रह है ही नहीं, कौन है, तो ध्यान देना है बुध और शुक्र, ये ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे दो उपग्रह हैं बुध और शुक्र, जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आप बताओ, ऑप्शन में देता हूं, ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये एक अगला क्वेश्चन हो गया होमवर्क, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा का नाम जानते हैं। ठीक है, तो जो चमकीला ग्रह है, ठीक है, उसको जांच बताइए। अभी हम लोगों ने जस्ट शुक्र के बारे में पढ़ा है, शुक्र क्या है, शुक्र क्या है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, इसी को भोर का तारा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सायं तारा या भोर का तारा इसी को कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, वो है शुक्र। शुक्र को क्या है, हम लोग भोर का तारा या सायं का तारा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, चूंकि शुक्र क्या होता है, आकार और द्रव्यमान में, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण काल आप बताओगे क्या कि पृथ्वी के समान किसका होता है, इक्वल, लगभग इक्वल। नेक्स्ट आओ, एक अंतरिक्ष यान है मैंगलन अंतरिक्ष यान, यहां पे कहीं लिखा नहीं कि ये मैंगलन अंतरिक्ष यान किसका था। ये करेंट का क्वेश्चन था यूपीपीसी 1991 के लिए। यूएसए के द्वारा इस अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। ठीक है, यूएसए के द्वारा। तो कल को पेपर में क्वेश्चन पूछते किसके द्वारा भेजा गया था, तो यूएसए के द्वारा। कहां के लिए, शुक्र ग्रह के लिए, यानी जो भोर का तारा है उसके पास भेजा गया था। ओके, तो ये आपका दिमाग रखना, ये यूएसए के द्वारा भेजा गया था। ये एक्सप्लेनेशन में कहीं नहीं है, बट दिमाग में रखना। आ गया, अभी जस्ट इसके बारे में तो खैर मैंने मार्स के बारे में भी जस्ट बताया ही कि एक ग्रह के दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव, ये दोनों इक्वल है। तो दिन का मान आप देखोगे, पृथ्वी के दिन का मान क्या था, लगभग 24 घंटे थे, 23 घंटा 56 मिनट, यानी लगभग 24 घंटा, लगभग 24 आवर। और यहाँ पे क्या है, 24 घंटे से जस्ट कुछ मिनट जाते हैं। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि दिन का मान क्या है, अब कह भी रहा है एक लगभग एक समान, लगभग एक समान बोला है। तो भैया आधे कितना अंतर है, 35 से 40 मिनट का अंतर है। ठीक है, 40 मिनट का अराउंड बस अंतर आता है दिन के मान में, 40 मिनट का, तो यानी लगभग
समान है। और जो झुकाव है वो भी क्या है, वो भी लगभग इक्वल है। अंश का जो झुकाव है वो भी क्या लगभग इक्वल है। यहाँ पे क्या है, झुकाव कितना है पृथ्वी का 23 डिग्री 27 मिनट, और इसका कितना है 25 डिग्री 12 मिनट झुकाव है, यानी झुकाव भी लगभग समान है। यहाँ पे देखो टर्म्स भी लगभग यूज किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है मंगल के विषय में, मार्स के विषय में स्टेटमेंट दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है। तो मैंने ये बताया भी, यूरोपा क्या है, ये बृहस्पति की चंद्रमा है। अभी ऊपर याद करो मैंने आपसे बताया था, जो आपको गोल्डीलॉक्स जोन्स पढ़ा रहा था, तो वहां पे मिला था कि यूरोपा में क्या है, यूरोपा में सरफेस वाटर के देखे गए हैं, सरफेस वाटर देखा गया, यानी वाटर देखा गया, यानी यहाँ पे क्या है गोल्डीलॉक्स जोन्स की संभावना है। मंगल में भी क्या है गोल्डीलॉक्स जोन्स देखी गई है। तो बी एंड सी इसका राइट आंसर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, इजीली टिक मान लोगे, करा दिया हूं, ठीक है। आ जाओ, देखो बृहस्पति के वलय के संदर्भ में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट, देखो वलयों के ऊपर क्वेश्चन बन के आता रहता है। देखो अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वलय या चारों ओर किस ग्रह के वलय हैं, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा शनि के पास, ठीक है। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कुल 7 वलय हैं, ठीक है। जैसे ऐसे है ना, ये ऐसे ऐसे वलय, तो शनि के पास कुल 7 वलय हैं। तो अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वलय या किसके चारों ओर वलय हैं, तो वो है शनि के। लेकिन बृहस्पति का जो वलय है वो सिलिकेट्स का बना हुआ है, यानी केवल वलय इसी के पास नहीं। अच्छा, बृहस्पति के जुपिटर नाम है, इसको इसके लिए जोवियन वलय भी कहते हैं, ठीक है। सिलिकेटों के बने इस वलय को हम लोग जोवियन वलय के नाम से भी जानते हैं। अब ये उस समय करेंट का देखो क्वेश्चन था, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक। अब देखो शनि ग्रह के बारे में क्वेश्चन कह रहा है कि शनि ग्रह क्या है, प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, या जुपिटर से गर्म है। अब देखो यहाँ पे एक जगह कह रहा है नेपच्यून से ठंडा है, यहाँ पे जगह कह रहा है नेपच्यून से गर्म है, तो या तो इसका बी सही होगा या तो इसका सी सही होगा, दोनों तो सही होगा नहीं। अब शनि और नेपच्यून एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे ओके भैया, शनि तो यहाँ पे है, तो इधर वाला जो होगा वो क्या होंगे, ठंडा होंगे, और इधर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, गर्म होंगे। अच्छी बात है कि मैंने शनि के एग्जाम्पल से समझाया भी है, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म होगा, ठीक है, क्योंकि दूरी इसकी सूर्य से नजदीक है और वो बाकी लोग क्या है, सूर्य से दूर है, ओके। नेपच्यून मींस वर्ल्ड। आगे देखो, उपग्रहों की बात कर रहे हैं, कह रहा कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो टाइटन आप देखना, ध्यान देना, टाइटन आपका शनि का उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, ये सौरमंडल का सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। अगर आपने आई दृष्टि 17 मार्च को टारगेट करते हुए बढ़िया से पढ़ा होगा, तो वहां पे, ठीक है, उपग्रहों के ऊपर एक क्वेश्चन मतलब एक बहुत अच्छी टॉपिक लिखी थी। वहां पे क्या किया था कि बृहस्पति के, शनि के सारे उपग्रह बताए थे, कौन बड़ा कौन छोटा। ये पता है कब, जब ये न्यूज में आता कि किसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, उसी में पूरी क्लियरिटी दिया था। तो मैं कहूंगा ना कि अगर आपके पास वो घटना चक्र हो तो एक बार वो टॉपिक पढ़ो, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। आपको समझाना, वहां से क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा। हालांकि अभी करंट अफेयर में आगे भी न्यूज में वो रहेगा, आज दृष्टि में हम लोग करा लेंगे, ठीक है, बट बस रिवीजन पर्पज से। अब ये इसलिए करो कि सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है, तो जिसकी दूरी जितनी ज्यादा रहेगी वो, ठीक है। अच्छा, प्लूटो को तो हमने ग्रह की श्रेणी से हटा ही दिया भैया, तो इसको बारे में तो सोचो ही नहीं। प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से हटा ही दिया, कब, आईएयू ने हटा दिया इसको 2006 में, तो पहले इसका आंसर रहा होगा प्लूटो, अब तो नहीं है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, इजली है, आप लोग टिक कर लेना, आप लोग इसको पढ़ चुके हो। हाँ, यहाँ पे उपग्रह के बारे में कि निक्स और हाइड्रा किसके सैटेलाइट्स हैं, किसके उपग्रह हैं, चंद्रमा के या चंद्रमा हैं, प्लूटो के, शुक्र के, बृहस्पति के या बुध के, ठीक है। तो इसका आंसर है प्लूटो के। प्लूटो के यहाँ पे
देखना यहाँ पे लिखा प्लूटो के जो है यहाँ पे चोरोन, स्ट्रिक्स, निक्स, ठीक है, केरबेरोस, हाइड्रा, इन सभी चीज़ों का नाम लिखा है। तो ये प्लूटो क्या है? ये गैसीय ग्रह, आपको पढ़ा था ना, गैसियस ग्रह, गैसीय ग्रह, उसी देखो गैसीय ग्रह वाले कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको, ठीक। लेकिन अब चूंकि ये ब्रांचेस में कोई दिया कि इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा है, तो कोई ब्रांच सटीक नहीं बैठ रहा था। इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहोगे तो देख लेना। मतलब क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन किस, इन तीनों की उपस्थिति निम्नलिखित में से किस ग्रहों में है। एक ऑप्शन में 3 ग्रह था, तो एग्जैक्ट ये तीनों किसी से मैच नहीं कर रहा था जहां पे तीनों की उपस्थिति हो, ठीक है, ध्यान देना। अब लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चूंकि गैसीय ग्रह पहले समझा चुका हूं तो इसको समझाने कोई मतलब है नहीं। एस्ट्रॉइड के बारे में, ठीक है, एस्ट्रॉइड के बारे में क्वेश्चन है कि भाई क्षुद्र ग्रह जो कि हमको होता है कि छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पहले हम लोग देख चुके हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में इनकी बेल्ट पाई जाती है। ये चीज हो गया। सूर्य के बारे में अब आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सन के ऊपर। सन के ऊपर जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो तो भाई नाभिकीय संलयन वाला हम कहें कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमने बता दिया कि नाभिकीय संलयन से मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन के अवयव हैं 1H1 ड्यूटेरियम, क्या होता है, हीलियम बनता है ना, इनसे क्या होता है, हीलियम बनता है और एनर्जी कुछ निकलती है, यही हो गया। तो ये तो हम लोग नाभिकीय संलयन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कैसे होते हैं। अच्छा बताओ, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ अगर क्या सॉलिड होंगे, आप खुद सोचो, क्या सॉलिड होंगे, तो आपका आंसर आएगा नो। तो भैया ठोस यहां पे लिखा है, तो ठोस अवस्था में तो होंगे नहीं। और ठोस से पिघलने के बाद क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड से पिघलने के बाद क्या होता है, गैसियस फॉर्म होता है। और इसका अगली अवस्था क्या है, प्लाज्मा। इसकी अगली अवस्था क्या है, प्लाज्मा। तो ना लिक्विड में होंगे ना सॉलिड में, क्योंकि टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो गैसियस और प्लाज्मा के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली गैसियस फॉर्म में। तो वैसे तो अगर आपको एक टिक मारना है तो आप केवल गैसीय अवस्था में मार सकते हो, बट गैसियस और प्लाज्मा इन दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। टेम्परेचर देखो सूर्य के का तापमान, सरफेस टेम्परेचर कितना होता है, ठीक। तो वैसे अब आपको टिक करना है तो कर देना, सी नियरेस्ट था, बट इसका क्या है, गैसियस और प्लाज्मा, ये दोनों इसके आंसर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है। पूर्णिमा को, किसी भी दिन, भाई किसी दिन सूर्य ग्रहण कैसे होता है, यानी जब मन देखो तब सूर्य ग्रहण आ जाता। तो ऐसे निगेटिव अप्रोच वाले, मतलब ये पता नहीं ये ऑप्शन आयोग कब देती है, जब उसको कोई चौथा ऑप्शन समझ में नहीं आता क्या बनाए, तो ऐसे ब्लेंडर टाइप का हर महीने आता है, ठीक है। तो जब न्यू मून डे, कभी बहुत क्लियर किया है ना, कभी भी ऑप्शन को अगर आयोग बहुत समझाने की कोशिश कर रही है, तो उसकी कहने का मतलब होता है कि ये क्वेश्चन विवाद में ना फंसे, तो बहुत सही आंसर को बहुत क्लैरिफाई करती है, ठीक है। तो ये ट्रिक यहां से आप लोग समझ जाना, सही आंसर को टिक मारने का। तो यहां भी अगर ये प्रतिपदा समझा रही है, प्रतिपदा का मतलब क्या होगा, न्यू मून डे, ठीक। तो मतलब इसमें आंसर छिपा है, ये ट्रिक भी है यूपीपीसीएस का। तो सूर्य ग्रहण न्यू मून डे की या प्रतिपदा की या अमावस्या को होता है, ओके। अब यहां पे देखो सूर्य से पृथ्वी की दूरी पूछा हुआ है। अभी आगे देखो कि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी यूपीपीएससी ने बहुत पहले, जो पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है भाई, 1000 किलोमीटर तो होगा नहीं, ये तो सब लोग पहुंच जाते हैं। मिलियन, ठीक है, सैकड़ों मिलियन किलोमीटर है। यहाँ पे 150, अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के निकट कब आता है, तो पृथ्वी के सूर्य के निकट आने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर के नाम से जानते हैं। अपसौर और उपसौर की घटना लोग सुनते हैं। आपने उपनिषद का नाम सुना हुआ है, उपनिषद, याद करा देता हूं। तो उपनिषद क्या होता है, जब उपनिषदों का निर्माण कैसे हुआ कि गुरु और शिष्य आमने सामने बैठ के इसका पठन करते थे, ओके। तो गुरु क्या होगा, शिष्य के सामने नजदीक बैठ रहेगा, माइक तो था नहीं उस समय। तो सिंपल है कि उप का टर्म्स कहीं कहीं आ जाता है आपके नजदीक से संबंधित। तो ये घटना आपको 3 जनवरी को देखने को मिलती है। ठंड लगेगी तो लोग दूरी नहीं, नजदीक रहना पसंद करेंगे, ऐसे भी दिमाग में रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 3 जुलाई इसका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है पृथ्वी, क्या करा है, ठीक है। पृथ्वी के बारे में कह रहा है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है।
तो पृथ्वी को आप क्या होता है, हम लोग इसको कहते हैं ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आसमान से देखने पे पृथ्वी दिखती कैसी है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक या व्हाइट, कैसे दिखती है, कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर में से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। ठीक है, अब ये देखो एक चीज समझना होगा, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, अब देखो ये 2004 के बारे में सब फैक्ट्स कभी रिपीट नहीं किया, तो उन चीजों को हमको अच्छा, भूपर्वत में बहुत आयत मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, पहले मैंने आपको पृथ्वी में बनाया था और यहां पे आपको भूपर्वती में दिया है। तो अब ये नहीं सोचोगे कि सर पहले तो आपने लोहा बोला था, अभी आप बोल रहे हो ऑक्सीजन। ठीक, तब मैंने जो आपको बताया था वो ध्यान देना, वो पृथ्वी का संगठन था और यहाँ पे भूपर्वती के संगठन के बारे में पूछा है। ठीक, तो ध्यान देना, तो भूपर्वती की आपको बात करेगा तो भूपर्वती में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन पृथ्वी के संगठन में ये सेकंड पे है। पृथ्वी के संगठन में आपका लोहा सर्वाधिक है। पृथ्वी के संगठन में जो कंट्रीब्यूशन है वो लोहा का सर्वाधिक है। ओके, ऑक्सीजन भूपर्वती में 46% से अधिक पाई जाती है। ओके, अब कुछ फैक्ट्स है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। ये कुछ समय पहले बीपीएससी में भी क्वेश्चन बन के आ गया था, 3-4 साल पहले बन के आया था। ठीक, तो अराउंड लगभग 500 सेकेंड 499 सेकेंड का टाइम लगता है, 8 मिनट के करीब में। ओके, पृथ्वी की धुरी झुकी हुई, तो अभी हम लोग जस्ट इसको भी किए हैं जब हम लोग मंगल वाले से कर रहे थे। ठीक है, तो कितना है, 23.5 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसके लिए छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक ब्रेक लिया था, कह रहा कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। भैया ये कौन इसको गलत मानेगा, सभी लोग सही मानोगे, आप भी मानोगे, हम भी मानेंगे। ठीक, ये तो बहुत आसान था। डी नंबर ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है अपशोर की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ये परिभ्रमण की जो गति है उसको तीव्र कर देती है। हमको था कि मैंने अभी जस्ट बुध और शनि वाला कॉन्सेप्ट से आपको एरिया से समझा था। समझो, उप का मतलब क्या था, नजदीक। तो जब सूर्य नजदीक आ जाएगा पृथ्वी के, तो मतलब गति क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड तीव्र होगी। दूरी में क्या होता है, वो कमी की बात आती है। तो ये क्या कर रहा है कि अपसौर में नजदीक तो होते नहीं है, अपसौर में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होगी, मैक्स होगी। तो परिभ्रमण की गति तीव्र नहीं होगी, लो होगी। चौथा तो गलत है, कंफर्म, सिंपल कॉन्सेप्ट से गलत है। और पहला तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से सही है, तो 2 ऑप्शन तो निकल गया। हालांकि पहले के जब आप सही करते तब भी ये जो 2 ऑप्शन है वो कट जाता, यानी चौथा का गणित नहीं भी समझ में आता तो भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है, तो हमको पता है कि भाई 23.5 डिग्री, हम सबको पता है भाई ये झुकी हुई है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि 1 और 3 इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका सही है। पृथ्वी के परितः घूमते हुए कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद, ठीक है, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ क्या होगी, कक्षा में घूमती रहेगी। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चंद्रमा के ऊपर। अब देखो चंद्रमा के ऊपर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, कथन कारण के ऊपर है। कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ पर का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। ठीक, तो देखो केवल 49% हिस्सा ही हमको क्या, सॉरी 59% हिस्सा ही क्या होता है, हमको दिखाई पड़ता है। ठीक, पूरा हिस्सा उसका दिखाई नहीं पड़ता, यानी केवल एक ही फलक दिखाई पड़ता है। ये स्टेटमेंट सही है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि पृथ्वी और चंद्रमा इन दोनों का घूर्णन काल हो या परिक्रमण काल हो, वो लगभग इक्वल होता है, वो लगभग इक्वल होता है। यही रीजन है कि ये केस बनते हुए दिखता है। ठीक है, तो यानी कथन कारण क्या होता है, व्याख्या करता है। क्योंकि कथन कारण क्या लिख रहा है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों ओर के घूर्णन के काल के बराबर होता है। ओके, तो 27 यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अराउंड 27 डे, ठीक है, होता है 27 डे 7 आवर 7 घंटे
43 मिनट भी जोड़ दो, 8 घंटे कर लो। नेक्स्ट आते हैं, कह रहे कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। हमको पता है कि यार ज्योग्राफी साइंस में लोग क्या पढ़ते हैं कि साउंड मतलब ध्वनि को आगे बढ़ने के क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। इसी के लिए तो हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि सॉलिड में सर्वाधिक होती है, फिर लिक्विड, ऐसा सॉलिड में भी जो सबसे ज्यादा सॉलिड होगा उसमें सर्वाधिक। अब भाई लोहे का कोई पाइप है उसमें और तेज जाएगी आवाज, तो यानी कहने का मतलब है कि जो जितना सॉलिड रहेगा उसमें ध्वनि की गति क्या होगी, उतनी सॉलिड बढ़िया होगी। यानी मीडियम की आवश्यकता होती है, मीडियम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो चूंकि चंद्रमा के धरातल पर वातावरण नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है अर्थात मीडियम नहीं होता है, ठीक है, नो मीडियम। तो जब मीडियम है ही नहीं तो सुन कहां से पाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। नेक्स्ट आइए, ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण होता है अर्धचंद्र की स्थिति में। भैया अर्धचंद्र की बात कर रहा है, 180 डिग्री में तो एक सरल रेखीय हो जाएगा, ये तो काट दो, पूरा गायब हो जाएगा। 270 डिग्री तो थोड़ी ज़्यादा ही बोल दिया, इसको भी काट दो। 90 डिग्री इसका राइट आंसर है, 90 डिग्री इसका क्या है और राइट आंसर है। अब ये भी उपग्रह, उपग्रह को चंद्रमा से मिला, तो भाई हमको पता है कि पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा उपग्रह है, मिला दो। हेली क्या है, हेली पुच्छल तारा है। अरे भाई कृत्रिम उपग्रह को आप, यूरेनस जो आपका कृत्रिम उपग्रह तो है ही नहीं, आप इसको भी चाहोगे, ये भी बहुत आसान था मिलाना आपका, कृत्रिम उपग्रह को आप क्या चाहोगे, आपकी मैरिनर से मिला दोगे। तो इसका आंसर भी मिलना बहुत आसान था और ये 2 बार क्वेश्चन बन के आया है, 92 में और 99 में, फिर इसको रिपीट नहीं किया है, फिर इसको रिपीट नहीं किया। ओके, यहाँ पे बस एक चीज़ दिमाग रखना कि जो हेली क्या है, पुच्छल तारा है, ये वापस कभी किसी अदर में दे सकता है। ब्लू मून की घटना क्या होती है, ब्लू मून की घटना, तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो उस घटना को हम लोग कहते हैं ब्लू मून की घटना। एक ही माह में जब 2 पूर्णिमाएं होती हैं तो उसको हम लोग ब्लू मून की घटना के नाम से जानते हैं। जब किसी वस्तु को चंद्रमा की सतह पर ले जाया जाता है तो क्या होता है, क्या अंतर पड़ता है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का, चंद्रमा पे वो 1/6 होता है। और हमको पता है जो भार होता है, ठीक है, जो भार होता है उसमें क्या होता है, जब हम लोग द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको पिंड का भार निकलता है। तो भैया जब गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो गया है तो भार भी क्या होगा, 1/6 होगा, यानी भार में कमी देखी जाएगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो यानी चंद्रमा पे वस्तु के भार में कमी देखी जाएगी। तो आंसर बहुत सिंपल सा था, उसका भार घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी भैया याद कर जाओ 364, हालांकि 368 आपको ये देखो 384,000 किलोमीटर है, 384,000 किलोमीटर है, बट ये नियरेस्ट था, इसके लिए इसका आंसर हो गया। दिमाग में रखना आप लोग ऐसे कि लगभग 400,000 किलोमीटर के इर्द गिर्द है, थोड़ा सा कम, 400,000 किलोमीटर के थोड़ा सा कम, ऐसे याद कर जाओ। तो थोड़ा सा कम, यहाँ पे 400 से 46,000 किलोमीटर ज़्यादा जा रहा था, तो 46,000 किलोमीटर को थोड़ा तो बोलेंगे नहीं, उस तुलना में भाई ये एग्जैक्ट क्या 384 है। अब 384 से 64 नज़दीक था या 346 नज़दीक था, तो 364 नज़दीक था, इसलिए आंसर आयोग ने ये मान लिया। और ये लोअर पीसेस में क्वेश्चन आया हुआ था 2008 में, ऐसे अब क्वेश्चन नहीं देती आयोग, बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी हमारे लिए भी। ये करंट अफेयर क्वेश्चन 8वां छोड़ दो, ओके छोड़ दो। अराउंड 44 मिनट की क्लासेस हो गई हैं, थोड़ा सा और भी काम कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं बट पूरा हो नहीं पाएगा जितना मैंने टारगेट रखा है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे ब्रेक करेंगे। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट क्लास में देखो 10वीं क्लास से ज़्यादा इसमें 11वीं क्लास नहीं होगी, इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहना है, ठीक। आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी।